नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है सिटीजन वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। एजे सिंह ऑफिशियल इसका ऑफिशियल हैंडल है। मेरा नाम आत्मजीत सिंह है और आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल एनर्जी सप्लाई चेन। क्या अब ईरान इजराइल युद्ध के बाद ये एनर्जी सप्लाई चेन फिर से तय होगी? क्योंकि पावर गेम चेंज हो चुका है। रशिया और चाइना ग्लोबल साउथ के नए लीडर हैं और उन्होंने दिखा दिया अमेरिका को कि हमारी परमिशन के बगैर आप यहाँ से एनर्जी पाइपलाइंस नहीं लेके जा सकते, यहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री नहीं करा सकते। चाइनीज स्पेशल एनवॉय शी जुन सऊदी प्रिंस एंड फॉरेन मिनिस्टर फैजल बिन फरहान को भी मिले थे और ये चाइना के बॉर्डर शटल डिप्लोमेसी यानी कि डी एस्केलेशन, ईरान इजराइल वॉर के बाद, कॉन्फ्लिक्ट के बाद किस तरीके के सीज फायर के जो भी सीज फायर होगा या युद्ध विराम होगा उसके बाद की जो एनर्जी सप्लाई चेन है वो कैसे रीडिफाइन होगी, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ गिरीश जोशी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। लंबे अंतराल के बाद आप फिर आए हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल ऑयल और एलएनजी फ्लो को कंट्रोल करता है। 40% एलएनजी फ्लो को कंट्रोल करता है। भारत की 30% एलएनजी रिक्वायरमेंट वहां से मीट होती है और ग्लोबल ऑयल का 20% क्रूड ऑयल वहां से हिलता है। अब ईरान ने ये डिसाइड कर लिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे वो कंट्रोल करेगा, कौन से शिप्स जाएंगे कौन से नहीं जाएंगे, उसका कंट्रोल उस पर रहेगा। और जो उनके फ्रेंडली कंट्रीज हैं जो इस वॉर में शामिल नहीं, यानी कि इजराइल और अमेरिका या उनके सहयोगियों को छोड़कर सारे शिप्स अलाउ कर दिए गए हैं। युआन में पेमेंट हो रही है। भारत की भी एलपीजी रिक्वायरमेंट जो है 5 टैंकर, करीब 4 टैंकर आ गए हैं, 1 टैंकर अन रूट है। अब बात यह आ जाती है कि ये मिलिट्री ऑपरेशंस जब खत्म होंगे और एस्केलेशन जब ये रुकेगी, उसके बाद का जो अब नया एनर्जी डॉक्यूमेंट है या एनर्जी ग्लोबल सप्लाई चेन है, इसमें चाइना और रशिया का क्या रोल होगा? और अमेरिका की हेजमनी खत्म होने से पेट्रो डॉलर की जो हेजमनी थी जिसमें बगैर डॉलर के आप तेल नहीं खरीद सकते थे, उस पर क्या व्यापक असर पड़ेगा और भारत के संदर्भ में इसका क्या मायने है, आपसे समझना चाहते हैं जी। आत्मजीत जी, लास्ट 10-15 दिन में जो अरेंजमेंट्स है वो ऐसे लग रहा है कि चाइना और रशिया ने बहुत पहले से ये प्रोग्राम करके रखा था। अब पहली बात तो ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे से अमेरिका को जो उम्मीद थी वो हुआ नहीं, और इसको पहले से ऐसे था कि भाई वेनेजुएला अपने हाथ में आ गया, क्यूबा भी हाथ में आ गया, और अब अगर ईरान आ जाता है तो फिर ऑयल पे जो दबदबा हमारा 150 साल से चल रहा था वो रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि गल्फ कंट्रीज को तो उसने अपनी कॉलोनी बना के रखा था। अब दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि इसको ये एस्टिमेट नहीं था। स्विफ्ट में से जैसे आप निकल जाते हो तो अमेरिका की हेजीमनी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। अब स्विफ्ट में नहीं होना जरूरी नहीं है, और ब्रिक्स आज से नहीं, पिछले 5-7 साल से ब्रिक्स ने ये साबित करके बता दिया कि भाई आपके बगैर स्विफ्ट और डॉलर के भी हम धंधा कर पाते हैं। तो जो 2025 में पेट्रो डॉलर की एग्रीमेंट थी, जब सऊदी अरेबिया ने उसको एक्सटेंड करने से मना किया, इसका मतलब यह था कि और कोई लॉबी थी वो भी सऊदी अरेबिया को बैकिंग करके फ्यूचर की कोई गेम समझा रही थी। अब सऊदी अरेबिया को अगर अपनी वैल्यू मिल रही है, वो डॉलर के बाद उसमें परचेसिंग पावर तो उसका वही था जो उसका सेलिंग रेट था, तो वो बाकी का जो पैसा अमेरिका कमा रहा था उसमें से अगर वही प्रॉफिट सऊदी अरेबिया को ट्रांसफर होता है तो दिक्कत क्या है? बैरिन चल रहा है गैस पे, सारे चल रहे हैं अपने, उनका तो, इनके पास तो पूरी लाइफलाइन ही है। इसमें दिक्कत आप देखिए कि जब से अब्राहम एकॉर्ड में कैसे भी अमेरिका ने कन्विंस कर लिया था दुबई को, तब से सऊदी अरेबिया और दुबई में ये थोड़ा सा मनमुटाव था कि भाई अब्राहम एकॉर्ड साइन करना जरूरी नहीं, क्योंकि इजराइल को पैसेज देना इसका मतलब ये कि आपने जिंदगी भर का एक मुसीबत मोल लिया है। वो सारी जगह हम देख रहे हैं कि वो किसी की मानता है नहीं, और फिर उसका वही हेजीमनी, उसको सारी कम्युनिटी से दुश्मनी भी करनी है, और फिर वो मोसाद के नाम से एक ऐसा बड़ा साइकोलॉजिकल वॉर खेल रहे थे कि मोसाद नहीं हुआ कि वो तो खुदा हो गया, वो जिसको मर्जी पड़े मार डालेगा, जिसको मर्जी पड़े जिंदा रखेगा। दैट नाउ ऑल केम टू द सरफेस कि भाई इतना नहीं है, केजीबी भी है, MI6 भी है, काफी कंट्रीज की एजेंसीज है जो चल रही थी। अब धीरे धीरे स्टार्टिंग कहां से हो गया कि अमेरिका ने यही सोच लिया कि भाई मैं जिसको धमकाऊंगा तो वो आके सरेंडर कर देगा और फिर मैं उसके अपने टर्म सेटल करूंगा। तो पहले वहां पे वो टैरिफ मिसफायर हो गया, फिर आपने कनाडा को धमका दिया, आपने न्यूजीलैंड को धमका दिया, आपने कोरिया को धमका दिया, मतलब आपने ये समझ लिया कि भाई टैरिफ में जैसे सरेंडर करते जाएंगे, लेकिन दैट मिसफायर्ड। उसके बाद उसकी इकोनॉमी पे प्रेशर नहीं आए तो इसने ये सोचा कि ऐसे करते हैं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देते हैं, और ये इनका प्लानिंग रहा। और ईरान का तो एक ही टारगेट, इजराइल का एक ही टारगेट था कि भाई ईरान एक एटॉमिक पावर है, उसको खत्म करना है। अब वो क्यों खत्म करना है वो सारे जानते हैं कि उसको एटॉमिक से कोई मतलब नहीं था। ही डिड नॉट लाइक ईरान राइट फ्रॉम द बिगिनिंग।
इतने सारे सैंक्शंस के बाद भी आपका कोई कंट्री जिस पे आपने सैंक्शन लगाया वो ज्यादा और पावरफुल हो गया, क्योंकि वो सेल्फ सस्टेनिंग था। आप रशिया देख लो, कोरिया देख लो, नॉर्थ कोरिया देख लो, ये ईरान देख लो, दे बिकेम स्ट्रॉन्ग। और फिर धीरे धीरे जैसे ऑयल की डिमांड बढ़ने लगी और सप्लाईज में रिस्ट्रिक्शंस आने लगे और पता नहीं था कि अमेरिका कब किसको क्या देगा क्या नहीं देगा, तो ऑटोमेटिकली पिछले 5-10 साल से रशिया एंड चाइना साइन टुगेदर। फिर चाइना ने बहुत ही स्मार्टली एक बीआरआई खड़ा कर दिया। बीआरआई के अंदर ये हुआ कि सारे कंट्रीज उसके पे डिपेंडेंट नहीं हुए, लेकिन ही गेव देम एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न। अब उसमें अफ्रीका में भी वही हुआ। अफ्रीका में इसके घुसने के बाद आप देखिए कि उसने अफ्रीकन कंट्रीज को ये रियलाइज करवाया कि भाई आप लोगों के पास तो बहुत कुछ है, आपको ये आप इनको लूटने क्यों दे रहे हो। तो आप देखिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, पहले एफटीए हुआ और ये डरे हुए इसलिए थे क्योंकि सबसे पहले ये अलग जगाने वाला कर्नल गद्दाफी था। उसने बोला भाई अफ्रीकन करेंसी बनाओ, व्हाई शुड बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका, हमारे पास इतना सब कुछ है, हम लोग क्यों डिपेंडेंट है, तो उसको मार दिया जाता है। सदाम हुसैन ने बोला कि भाई ऑयल पे कंट्रोल हमारा भी सेंट्रल एशिया का रहना चाहिए, तो ही इज ऑल्सो किल्ड अंडर द प्रिटेक्स्ट। और इनका एक ही बहाना होता है कि भाई आप ड्रग्स का धंधा करते हो, आप मेरे अमेरिका में ड्रग्स भेज रहे हो। अब लास्ट में जो उन्होंने किया वो सीरिया में किया। असद को वहां से निकालने के बाद इसी चक्कर में इन्होंने आतंकवादी को लाके बिठा दिया। अब ये दिक्कत ये हुई कि उसको तो रशिया से भी रिलेशन रखने हैं, क्योंकि सीरिया के नॉट अफोर्ड। और पिछले 10-15 दिन में देखिए कि सडनली टर्की मेक्स अ चेंज। नाटो का एक ही कंट्री था जिसके भरोसे अमेरिका नाटो बैठे थे कि कुछ भी होगा तो ये निगोशिएट करने के लिए आ जाएगा। नेवल और एयरफोर्स में टर्की का दबदबा है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। टर्की सडनली चेंज द व्यू। जैसे ही इन्होंने टर्की के एयरबेस पे फायर किया ईरान ने, तो इसने बोल दिया कि भाई इसमें चैप्टर 5 नहीं चलेगा, क्योंकि नेटो का रूल ऐसा है कि आप पे अटैक हुआ तो सारे आके मिलके ईरान पे अटैक करेंगे। उसने बोला कि जब उसने वार्निंग दी थी कि आप यहाँ से निकल जाओ, नहीं निकले, तो वार्निंग दे के अटैक करने से आपका आर्टिकल 5 नहीं लागू पड़ता है, तो नोबडी विल अटैक ईरान। तो टर्की टुक द चेंज ऑफ स्टैंड। अब आप देखिए कि जो पाइपलाइंस जा रही थी यूरोप की गैस की, उसमें पूरा दबदबा था। $1.2 बिलियन का तो एनुअल रेवेन्यू खाली इसको ट्रांजिट की फीस मिलती थी यूक्रेन को। अब इसने वो नाटो के चक्कर में बेवकूफी करके कि भाई ये मेरे को बचा लेंगे, उस चक्कर में इसने दुश्मनी तो कर ली, लेकिन रशिया ने बहुत ही होशियारी से वहां पे कोई ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करा। वो धीरे धीरे अपने उसको जो रेयर अर्थ की जो एरिया थे वो कवर कर लिया उसने। अब वो निगोशिएशन में कोई आने के तैयार नहीं। जो अमेरिका था उसका भी इसने अभी तो हालत खराब कर दिया। तो रशिया विल डेफिनेटली हैज गॉट दिस थिंग डन। अब इसमें देखिए अजब वो क्या होता है कि 8 मार्च को जब भी ये जीजूम मिलता है आपके सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर से, फैजल बिन फरहान से, उन्होंने क्या समझाया समझ में नहीं आया। लेकिन आप देखिए कि सडनली इन्होंने कुछ ऐसा इनको बताया कि हम लोग कुछ स्पेस में, चाइना ने जो जीलिंग 300 सैटेलाइट्स भेजी है, दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द एरिया बिटवीन इंडोनेशिया एंड ब्राजील। इसका मतलब ये है कि वॉर जोन वो अच्छे से कवर कर रहा था। वो इतना पावरफुल है कि वो आपको रियल टाइम सैटेलाइट इवन शेडोज तक दिखा सकता है, लिटरली कैमराज है उसके अंदर। अब ये देने के बाद इन्होंने इनको ऐसी मिसाइलें भी दे दी। फिर ये जो इनके जो ये डेवलप जो लेटेस्ट इन्होंने बनाए थे ड्रोन्स, उसमें भी वो सारी टेक्निक थी जिसमें वो फ्रीज कर सकते हैं। इसमें बहुत पहले से रशिया ने जो तैयारी करके रखी थी कि जब नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस थे तो उसके प्रोग्राम को कोई हैक नहीं करे, इसलिए उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया था दैट वाज WannaCry। वो WannaCry इतना स्मार्ट था कि अगर आप किसी उसके नॉर्थ कोरिया कंप्यूटर में घुसना चाहो तो रिवर्स करके आपके कंप्यूटर में घुस जाएगा और आप ही के पूरे प्रोग्राम हैक कर लेता था। ये प्रोग्राम रशिया के पास जाता है, रशिया ने उसको फर्दर डेवलप किया। और जो ड्रोन्स बहुत अच्छे थे, कामाकाजी ड्रोन्स जो ईरान बना रहा था, उसको इन्होंने अपग्रेड कैसे करा कि उन्होंने उसकी बॉडी चेंज कर दी। वो प्लास्टिक और वुड की बनाई ताकि नो रडार कैचेस इट। अब ये जो ड्रोन बने इनके, दैट वर मास्टर, और वो आप देखिए बहुत ही सस्ते बनते थे, वो रडार में आते नहीं थे और वो वहां जाके हिट करते थे। अब इसमें ये सॉफ्टवेयर ऐड हो गया तो इसको जरूरत ही नहीं थी। ये ड्रोन्स जो है ये आपके अपने एरिया के नीचे के रडार्स को भी जैम करता है। और इसमें जो टेस्ला की मैकेनिज्म थी वही डाली गई है कि आपने जैसे गूगल में आपने लोकेशन डाल दिया तो वो आपको अलग रास्ते भी बताएगा, वहां ले जाके आपको छोड़ता है। सेम थिंग हैज हैपेंड इन दिस। तो ये जो इनको मार पड़ी जो अनएक्सपेक्टेड था। फिर आप देखिए कि पहले तो इनको ऐसे था कि हमारा जो आयरन डोम है, फिर सेकंड लेयर में डेविड्स लिंक है, या फिर हमारा एरो है, वो फुल प्रूफ है। तो पहले ही हुआ कि वर्ल्ड को पता चल गया कि ये बातें करते इससे कुछ होता नहीं है, बहुत सस्ते ड्रोन भी इनकी सिस्टम्स को कोलैप्स कर सकते हैं, और उसका नतीजा हमने देख लिया।
अब टेल अवीव की हालत गाजा जैसी करनी थी, वो इन्होंने करके दिखा दी। अब जो इनके F-16 और F-35 थे, ये जो अभी लेटेस्ट मिसाइल्स गई हैं, और रडार में जो देखिए आपको जो इनको बैकअप मिल रहा था ये जिलिंग सैटेलाइट से, उसकी वजह से इन्होंने F-16 और F-35 भी इनके गिरा दिए। तो ये मतलब कि आपका जो एक हेजीमनी था, आपका जो डोमिनेशन था कि भाई आप तो इतने एडवांस्ड हो कि आपको कोई तोड़ ही नहीं पाता, दैट इज गॉन। अब ये रियलाइज धीरे से गल्फ ने भी कर लिया। तो 2 दिन में देखिए कि यूक्रेन ने भी अपना बदलाव कर लिया। वहां पे इन्होंने एवेक्स को ही मारना था, इनके सारे टैंकर्स खड़े थे, उसके बीच में एवेक्स को हिट किया। तो सऊदी अरेबिया को ये कंफर्म करा दिया कि भाई हमको जहां चाहिए वहीं हम मारेंगे, हम किसी भी सिविलियन एरिया में ऐसा कोई एम्यूनेशन नहीं भेजेंगे जो उसको नुकसान कर सके। और ये पूरा एक बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो गया। नाउ गल्फ कंट्रीज, अब बहरीन में आप देखिए तो बहरीन इज नाउ वरिड कि भाई वहां पे अगर रजीम चेंज होता है, क्योंकि वहां पे भी वो इराक जैसी पोजीशन है कि भाई सुन्नीज आर रूलिंग एंड शियाज आर इन मेजोरिटी। तो ये सारे फचड़ों में से अब अगर नहीं निकलते हो तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और अगर ये जो सब शेख लोग बैठे हैं, इनको ये डर है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन में अगर ये कहीं पे यहाँ आता है तो उनकी भी हेजीमनी खत्म हो जाएगी। इकोनॉमिकली आप देखिए तो दुबई वगैरह को अब थोड़ा सा वक्त है कि अभी इतनी इंप्रेशन खत्म नहीं हुई, दे कैन रिकवर इट वेरी फास्ट। और आप देखिए जैसे कल से अमेरिकन विड्रॉ हुए हैं तेल अवीव से, ज्यादातर प्लेन चले गए हैं, इनके कैंप्स खाली हो गए, तो दुबई अबू धाबी के एयरपोर्ट विद इन 3 आवर्स ऑल द फ्लाइट्स हैव स्टार्टेड कमिंग। वो बहुत ही नॉर्मल सी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तय हो गया कि अमेरिका को कहीं बेस तो मिलना नहीं है, अब जो देगा उस पर अटैक करेगा। और ईरान ने बता दिया कि मैं कहीं पर भी अटैक करने की कोशिश करता हूँ। फिर इनका जो ये फॉल्स फ्लैग वाला कार्यक्रम था, उसको नेटो के कंट्रीज ने, यूरोपियन यूनियन ने खुद ही ने खोल दिया कि डिएगो ग्रासिया पे आपने अटैक किया, क्योंकि यूके, स्पेन, इटली ये आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे थे। तो ये इजराइल की पुरानी चाल है कि अटैक खुद ही करेगा और नाम आपका लेगा। तो वहां पे तो स्ट्रेमर ने ही खोल दिया कि भाई हम मानते हैं और हम पे अटैक क्यों करेगा इजराइल, क्यों ईरान, क्योंकि हमको ईरान से कोई दुश्मनी नहीं है, बट वी आर नॉट ज्वाइनिंग। इलीगल वॉर है, रेजोल्यूशन होता है, फिर वहां पे अमेरिका में बहुत बड़ा हल्ला गुल्ला होता है। तो ट्रंप को ये हार के भी समझ में आ गया है कि दिस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। तो आप जैसे बोल रहे थे, इन्होंने जापान से अपने मंगा लिए थे जितने भी पैराट्रूपर्स और ये थे नेवल के कमांडोज। तो जापान को चाइना, ईरान ने बोल दिया कि भाई यान में पेमेंट करो आप अपनी, क्योंकि 75% ऑन गैस डिपेंडेंसी इज ऑफ जापान। अगर उसको गैस नहीं मिलता है और उसको यह खतरा लगा कि जब तक रेड सी चल रहा है और सऊदी अरेबिया पीछे से अपनी ईस्ट वेस्ट लाइन से माल बेच रहा है, तब तक ईरान ने उसको कहीं परेशान नहीं किया। लेकिन कल अगर रेड सी बंद हो जाता है, बाबर मंडप बंद हो जाता है, तो जापान को पता है कि इस एरिया को तो गैस भी नहीं मिलना है, या फिर उसको रशिया से लेना पड़ेगा। तो रशिया ने कमा लिया, यूक्रेन को अब समझ में आ गया कि भाई इसको बंद करो, गैस से पैसा कमा लो। तो नाउ एवरीबडी इज गोइंग देयर। आपने नेटो को बोल दिया था कि अभी आपका 2% नहीं चलेगा, आप लोग 5% सबमिट करो, मतलब पैसा आप दो, हथियार मैं दूंगा और आप लड़ते रहो। ये सारे जो इनके कीमिये थे वो धीरे धीरे खुल गए हैं। तो नाउ ओनली 2 कंट्रीज आर लेफ्ट अलोन। अब आपका डॉलर डोमिनेशन खत्म हो रहा है। अभी आपने जो 38 ट्रिलियन का जो उधार करके रखा है, 1.3 ट्रिलियन तो सिर्फ जापानीज के वहां पे ट्रेजरी बॉन्ड है, अगर वो वापस मांगने चला गया तुम्हारी क्या हालत होगी। तो वो फाइनेंशियल स्क्वीज भी हो रहा है। आपको फिजिकली जो आप बता रहे थे कि आपकी जो हेजीमनी है आर्मी में और आपकी जो अपर हैंड है, वो भी सारा धीरे धीरे इंप्रेशन खत्म हो गया है। चाइना एंड जापान आर नाउ डूइंग इट। अफ्रीका से जो आपका होल्ड था वो चला गया। तो अभी आपको वो कैंप्स भी नहीं मिलेंगे जहां पे आप जाके किसी कंट्री पे दादागिरी कर सको। तो धीरे धीरे ये होगा कि सारे कंट्रीज, किसी को ईरान से दुश्मनी नहीं करनी है, या उनको ऐसा लगता है कि हम क्यों दुश्मनी करें, दे विल आस्क दिस कैंप्स और नेवल बेसिस टू बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर कंट्रीज। तो इनका हेजीमनी वहां से भी खत्म हो रहा है, फाइनेंशियल स्क्वीज भी हो रहा है। अभी भी आप देखिए 200 मिलियन जो इसने मांगे थे, उसमें अमेरिकन कांग्रेस ने बिल पास करने से मना कर दिया है कि भाई ऐसे फालतू में, और एवरीबडी इज टेलिंग दिस इज अ इलीगल वॉर। रेजोल्यूशन भी आप देखिए तो इनके अगेंस्ट में गया है, और ऊपर से अभी यूएनसी में काफी केसेस खुल गए। अभी इनको करोड़ों का अफ्रीका को रिएम्बर्समेंट देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी केस 153 वर्सेस 3 में वो जीत गए कि अफ्रीका में जो आपने गुलामगिरी करी थी, आपने एट्रोसिटी करी थी, उसका पैसा दो। रुवांडा में 8 लाख आदमी मार डाले थे इन्होंने, वो भी ऑन डॉक्यूमेंट अप्रूव हो रहा है। तो इट इज बैड डेज फॉर अमेरिकन, जो उन्होंने कोशिश करी थी। इंग्लैंड वगैरह बहुत होशियार थे कि उन्होंने देखिए जितने भी यूएन में बात हुई कि भाई जिसकी जिसकी जो प्रॉपर्टी है, जो ट्रेजरी आपने चुराई है, यूएन ने बहुत होशियारी से अपना पूरा एक वर्चुअल म्यूजियम खोल दिया है कि किस कंट्री का कौन सा आइटम आपके जर्मनी में पड़ा है, यूके में पड़ा है, नाउ दैट यू हैव टू रिटर्न।
तो यूएन का रोल भी खत्म होने आया है, WHO का भी खत्म होने आया है, वर्ल्ड बैंक का भी खत्म होने आया है। नाउ एवरीबडी विल स्टार्ट डीलिंग इन देयर ओन करेंसी, और ये पूरा एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, जिसमें जो देख लेगा और होशियार होगा वो एक लाइन पकड़ लेगा, और जो बीच में रहेगा फिर वो कहाँ जाएगा, गॉड अलोन नोस। जी, इसमें आपने एक इम्पॉर्टेंट बात की कि रशिया जो है वो ब्रसल्स का जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रसल्स बैन ऑन शॉर्ट टर्म एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स, उन्होंने कहा था कि अप्रैल 2026 से फेज आउट कर देंगे 2027 तक। तो रशिया ने कहा है 2026 की अप्रैल की वेट करने की क्या जरूरत है, मैं आज से ही खत्म कर देता हूं, बिकॉज चाइना और इंडिया और बाकी एशियन कंट्रीज में, फिलीपींस में, इंडोनेशिया में गैस और उसकी एलएनजी की रिक्वायरमेंट है, क्रूड की रिक्वायरमेंट है, जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि 110, 120, 135 तक भी चला गया था बैरल का तेल, क्योंकि आपको याद है थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया में तेल अवेलेबल नहीं था। तो एक तरीके से बार्गेनिंग पावर जो है रशिया की बढ़ गई है। ईरान की इसलिए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो किसी भी शिप को अलाउ करेगा जो अमेरिकन ना हो, या जो पेट्रो डॉलर, क्योंकि वो रसीद चेक करेंगे, थोड़ा बहुत पैसा भी लेंगे, अपना टोल भी लेंगे, अपने वॉर के ले खर्चे रहे भी पूरे करेंगे। वी आर जी, ले चार्जिंग रहे इन हैं, युआन, 9 दे करोड़ आर रुपया, चार्जिंग इन यूएन। 9 जी करोड़ जी फ्रॉम शिप। ये जी, and Russia has already redirected LNG from Europe bound cargoes towards Asia Pacific buyers, यानी कि चाइना, इंडिया, थाईलैंड, फिलीपींस, ऑलरेडी इनका माल जा रहा है। और ऑयल प्राइसेस 106 से 108, $110 अभी की टाइम ट्रेड कर रहे हैं, और जो कि आने वाले समय में 120, 130, 150 तक भी जा सकते हैं। कहा जाता है कि 150 तक चले जाएंगे तो ये वॉर वैसे ही समाप्त हो जाएगी। अब बात यह है कि जब पाइपलाइन कैपेसिटी एशिया की बढ़ गई है, पावर ऑफ साइबेरिया एक्सपेंशंस, पोटेंशियल ESPO2 ऑयल पाइपलाइन, तो यूक्रेन के पास ऑप्शन क्या बचा है? यूक्रेन को अपने वॉर जो खर्चे हुए हैं, नाटो कंट्रीज उनको जो है हेल्प करने को तैयार नहीं है। तो क्या यूरोपियन यूनियन पोर्ट रिस्क बढ़ने की वजह से हॉर्मुज स्टाइल चोक पॉइंट्स और भी जगह आप देखने को मिलेंगे? क्या अब ये मामला अमेरिकन हेजेमनी से बाहर निकल चुका है, और आने वाले समय में क्या रशिया के पास रीनेगोशिएट एनर्जी सप्लाईज टू यूरोप एंड वेस्ट एशिया टू फाइंड ऑल्टरनेट रूट्स? इसमें यूक्रेन के साथ रशियन पाइपलाइंस का जो मामला फंसा हुआ था, जो रशियन पाइपलाइंस यूक्रेन ने बंद कर दी थी 2025 में, क्या आपका कहना है कि वो अब चालू हो जाएंगी? मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे ये है। वो चालू तो यूरोप को जाके करवानी पड़ेगी। वो निगोशिएट तो कर रहे हैं जेलेंस्की से कि भाई अब तुम ये बंद करो, क्योंकि आप देखिए जो ऑप्शन था इनके पास कि अगर यूक्रेन से गैस बंद हो जाता तो अमेरिका देगा, वो लॉजिस्टिकली वो वायबल नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट कौन बेयर करेगा, और वो कॉस्ट इनको परवड़ेगी नहीं, क्योंकि सिर्फ गैस से सिर्फ आपके चूल्हे तो नहीं चल रहे हैं, आपकी पूरी इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। हीलियम नहीं मिलेगा तो आपके MRI मशीन भी नहीं चलेंगे। तो every country in the world now needs all the other chemicals also. तो ये अगर बंद होता है तो आप देखिए सारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। उसको रिवाइव करने के लिए आपके पास जो ऑप्शन थे पुराने, जो भी थोड़ा मनमुटाव में बंद थे, वो तो आपको रिस्टार्ट करना ही पड़ेंगे। अभी आपने रशिया को बोल दिया आप भी बेचो। क्यूबा में जो 2 शिप्स ऑयल की भेजी थी कि भाई वो अंधेरे में क्यूबा नहीं रह सकता है, उसको आज वो बड़े धड़ल्ले से बोलता है कि वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मैं अलाउ कर रहा हूं। तो इजराइल जो हमास में कर रहा था, तभी तेरा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच कहाँ गया था? तो अभी ये जो खुल के आ रहा है, और इसमें अभी मैंने आपको एक वो स्पैरो 3 का एक मैंने फोटो भेजा, वो स्पैरो 3 1988 में इन लोगों ने यूज करा था टैंक्स को डिमोलिश करने के लिए। ये अब पहुंच गया है हिजबुल्लाह के पास, और आप देखिए 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने काफी इजराइल के जो इनकी जो रिसेटलमेंट कॉलोनी जो इन्होंने कैप्चर कर ली थी पैलेस्टाइन से, वो रिकवर कर ली इन्होंने, और काफी 12-15 इजरायली सैनिकों को उन्होंने कैप्चर कर लिया है। तो इनको ये थियरी समझ में आ गई है कि इजराइल और अमेरिका के अगर वॉरियर्स को कैप्चर कर लो तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मार डालो तो ठीक है, वो तो फिगर नहीं बताएंगे, लेकिन अभी ये जो थियरी इनकी आ गई कि कैप्चर कर लो, और इसी चीज से मेरे ख्याल से ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि अगर आपने खर्क पे अटैक करने की कोशिश करी या और किसी टापू पे, तो आप 100% वहां पे कैप्चर हो जाओगे, क्योंकि वो डोमेन ही नहीं है इतना इजी जहां पे आप इतने से आप वॉक ओवर कर लो। इराक में आप लड़ सकते थे क्योंकि इराक वॉज फ्लैट, और इराक के अंदर से भी उसका विरोध था, और फिर ऊपर से आपने बदमाशियां और चालू रखी, आपने खुर्द को चढ़ाना शुरू करा, तो बाकायदा नेचुरल था कि टर्की भी भड़क गया कि भाई आप खुर्दों को भड़काओगे तो फिर वो मेरे पे भी आएंगे। तो जॉर्डन इज गेटिंग वरीड, टर्की इज गेटिंग वरीड, सीरिया इज गेटिंग वरीड, तो इन लोगों ने मिलकर सोचा कि अब इसी को बाहर करो। तो नाउ एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द सेटलमेंट। तो गल्फ के पास अब मौका है कि अभी तक उसकी इंप्रेशन इतनी खराब नहीं हुई, और इकोनॉमिकल रिवाइवल में तो क्या है, आप और कुछ रिलैक्सेशन दे दोगे तो बिजनेसमैन तो वहां चला ही जाएगा। अगर स्विट्जरलैंड की एक बैंक आपके पूरे दुनिया का पैसा रख सकती है, तो आई डोंट थिंक कि वो जैसे बता रहे हैं कि दुबई खत्म हो जाएगा,
दुबई में लोग जाना बंद कर देंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। हाँ, लेकिन जो अमेरिकन हेजीमनी वहां पे थी वो उसको इनको कर्टेल करना पड़ेगा और दूसरों को भी मौका देना पड़ेगा। और जैसे अमेजोन वगैरह का सबसे पहले डेटा सेंटर उड़ा दिया ईरान ने, तो ये हर डेटा सेंटर की दिक्कत रहेगी कि अगर आपने वहां बैठ कर कोई खुरापात करी तो फिर एनीबडी इज गोइंग टू कम एंड हिट यू। तो जो पोजीशन हमारे यहाँ पे है कि ये पूरे ज्यूज यहाँ के बैठे हुए हैं, ब्लैक रॉक बैठा है जियो के साथ, गूगल के साथ, अडानी वहां पे वाइजैक में बना रहा है, हैदराबाद में ऑलरेडी वी आर देयर। तो ये अभी एक खतरा भी रहता है। और उसमें सबसे बड़ा ये हो गया है कि नाउ चाइना हैज डिक्लेयर्ड दैट बाय 2027 ही इज क्रिएटिंग डेटा सेंटर्स इन द स्पेस इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, जिसको ना अल्ट्रा प्योर पानी चाहिएगा, ना आपको पावर चाहिएगा, सोलार पे चलेगा और वहां पे -60 डिग्री टेम्परेचर है। अगर ये कहता है तो फिर ये आप समझ लीजिए कि इनके ये सारे डेटा केबल्स ये वो जो सो है वो सारा एक अभी और इकोनॉमिकल बड़ा हिट देने के लिए चाइना और रशिया की मेरे ख्याल से तैयारी है। उसमें अगर ईरान जुड़ जाता है जिसके पास गैस और फ्यूल है, तो होल थिंग इज गोइंग टू नाउ शिफ्ट। अभी ये हो रहा लग रहा है कि भाई हेजीमनी का टाइम आ रहा है वेस्ट का, ईस्ट का, और ईस्ट को अगर ये मौका उठाना है देन दे विल हैव टू कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर। ये समझ में जब तक आ जाएगा, लेकिन थिंग्स आर गेटिंग करेक्टेड टू देमसेल्व्स, ऐसा लग रहा है जी। आपने 1300 टन डेटा कैबिन सबमर्ज अंडर द सी भी देखा होगा चाइना का। उन्होंने अंडर वाटर जो है डेटा सेंटर्स भी चालू कर दिए हैं। ये 400 से 500 सर्वर्स हैं जो ओशन द्वारा कूल होते हैं। ये जो स्कीम है, ये जो टेक्नोलॉजी है, पहले माइक्रोसॉफ्ट लेके आई थी, पर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अबंडन कर दिया था और चाइना ने इसको अडेप्ट कर लिया। आपने जो 300 सैटेलाइट्स की बात की, तो मुझे ध्यान आता है कि जो अवैक्स का E3 इन्होंने उड़ाया यूएस एयरफोर्स का, वो भी शायद चाइना के ही वो जी 300 सैटेलाइट्स का जो इंटेल था वो था। मेरा एक छोटा प्रश्न है आपसे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को लेकर जो इस्लामाबाद में हुई। उसमें टर्की के, सऊदी अरेबिया के इशाक दर जो थे पाकिस्तान के, वो नुमाइंदगी कर रहे थे। कोई आपको लगता है कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग रही उसके बाद टर्की ने अपने आप को वॉर से अलग कर दिया और ईरान का समर्थक इनका अलग नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो क्या फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में ये तय हो गया है कि इस समय इजराइल और अमेरिका के पचड़े पे पड़ने वाला नहीं है? ये ठीक वैसी है जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चालू किया और बाद में अमेरिका को कह के रुकवाया, जो ट्रंप का आप कहते हैं। तो क्या अब कोई भी मुस्लिम कंट्री या इस्लामिक कंट्री इजराइल और अमेरिका का साथ इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो आइसोलेट हो जाएगा मुस्लिम वर्ल्ड में? क्या ये तथ्य निकलता है इन फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग से? देखो, एक चीज तो समझ में आ गया कि दुबई को इसने बिल्कुल बेवकूफ बना के अब्राहम अकॉर्ड साइन करवाया। इसको इजराइल में कैसे भी गल्फ में डालना था, वो इन्होंने कर दिया। अब वो गलती दुबई को भी समझ में आ रही है, इनको भी आ रही है कि ईरान शिया सुन्नी का जो सऊदी अरेबिया का और ईरान का झगड़ा था, सबसे बड़ा जो फ्यूचर दिख रहा है वो कि ओवरसीज इस्लामिक कोऑपरेटिव्स का मीटिंग है जून जुलाई में, वो होना है टर्की में। अब उसके अंदर तो ईरान भी होगा, मलेशिया भी होगा, इंडोनेशिया भी होगा, पाकिस्तान भी होगा। अब उसके अंदर जो डिसीजन लिए जाएंगे, तो मैं समझता हूं पाकिस्तान को अभी इसमें रखने के पीछे की रीजन है कि दे आर टारगेटिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन ओआईसी मीटिंग इन जून जुलाई। तो वहां जब मीटिंग होगा उसमें भी कोई बड़े कॉन्क्रीट मेरे ख्याल से डिसीजन लिए जाएंगे, क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट पिक्चर क्लियर हो गया है कि अमेरिका और इजराइल का यही धंधा है कि आपको डराओ, फिर आपसे सिक्योरिटी मनी मांगो। आप इमेजिन करो, इन्होंने 91 में भी पूरी जो इराक के सामने लड़ाई लड़ी है अमेरिका ने और नेटो ने, उन्होंने उसके पास से $300 बिलियन लिए हैं। ये अमेरिका किसी के अपने खर्चे पे कभी नहीं लड़ता है, वो और किसी पे लड़ता है। अभी भी आप देखिए, उसने बोला था कि गल्फ को अगर युद्ध बंद करना है तो 2.5 ट्रिलियन दे दो और अगर चालू रखना है तो 5 ट्रिलियन दे दो। तो इसने तो दुकान खोल के रखी है लड़ाई की, हथियार बेचने का धंधा कर रहा है। अब ये समझ में आ रहा है लोगों को कि भाई इसकी दुकान ही बंद कर दो तो दुनिया में युद्ध ही बंद हो जाएगा। तो लॉट ऑफ थिंग्स पीपल हैव नाउ स्टार्टेड रियलाइजिंग। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ये था कि भाई अमेरिका और स्विफ्ट नहीं होगा तो आप धंधा कैसे करोगे। उसके सामने ब्रिक्स आ गया है, आपके सामने रियल टाइम पेमेंट्स आ गया है, आप अपनी करेंसी में वोस्टर अकाउंट में डील कर रहे हो। और इंटरनेट की जो मोनोपोली थी वो बाइडू ने ऑलरेडी तोड़ दी है। वो बाइडू ने तो आपको दिखा दिया कि 12 दिन की वॉर में भी अगर वो चौथे माले पे ड्रोन को हिट करना, चौथे माले पे करता था। मतलब आपके जीपीएस से बाइडू इज मच मोर पावरफुल एंड रिलायबल। तो आपके पास अब ऑल्टरनेट है, तो आप 100% सोचोगे कि भाई क्या कर सकते हैं। तो अभी आपकी हेजीमनी पावर में चली गई कि आप अकेले नहीं हो, आपके पास ऐसे कोई बड़े हथियार नहीं है, आपके भी काउंटर बन चुके हैं। सो नाउ वर्ल्ड हैज एन ऑप्शन टू थिंक ऑफ। और अफ्रीका एक अननोटिस्ड हीरो बनता चला जा रहा है कि उन्होंने एफटीए कर लिया है। एक
बुर्किना फासो, साहिल और चाड ने मिलके इनको दिखा दिया, नाइजीर ने, कि भाई एक आप अगर साथ में हो जाते हो तो अफ्रीका हैज गॉट एवरीथिंग। अफ्रीका पूरी दुनिया को खिला सकने की कैपेसिटी में है। तो बहुत अच्छे से फ्रांस, इटली, इन लोगों ने मिलकर उनको बिल्कुल पीछे रखा था। अब जैसे वो जाग गए हैं तो दैट इज द बिगेस्ट लायन कमिंग अप नाउ। अब उनके पास अगर पैसा आ गया तो जस्ट आप यू कैन टेक ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, 140 करोड़ अफ्रीका के, 140 करोड़ हमारे, 140 करोड़ चाइना के, 60% पब्लिक एक तरफ आ गई है, 55% जीडीपी एक तरफ आ गई है, उतने ही बड़े कंज्यूमर्स एक तरफ आ गए। सो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग इन एंड पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग। जी, हमारे वाले तो चलिए अभी एडहॉक केरोसिन डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत 60 दिन के लिए केरोसिन उपलब्ध करा रहे हैं। हो सकता है इससे एलएनजी एलपीजी रिक्वायरमेंट को कुछ राहत मिले। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए गिरीश जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।